नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली 2 क्लासों में हमने डिस्कस किया है इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, और चैप्टर फर्स्ट को आज आगे बढ़ाएंगे और संभावित है कि आज इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और अगली क्लास में अपन चैप्टर 1 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, देन चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा कितना रहा है। राजस्व घाटे के बारे में पूछा गया है। तो जैसा कि टर्म है घाटा, इसका मतलब जो व्यय है वो अधिक होगा किससे, प्राप्तियों से, तो राजस्व घाटा हो जाएगा। तो इसको एक बार नोट करते हैं, क्या है, राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। अब यहाँ दो टर्म आई हैं, एक तो राजस्व प्राप्तियां और एक राजस्व व्यय। इन दो टर्म को समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं राजस्व प्राप्तियां, क्योंकि जब प्राप्तियां होंगी हमारे पास तभी हम खर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियां क्या है? राजस्व प्राप्तियां सरकार के जो दैनिक कामकाज हैं, जैसे कोई बिक्री की, कोई सेवा प्रदान की, वहां से जो पैसा प्राप्त हुआ है वो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अब ये राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो कर के द्वारा राजस्व प्राप्ति और एक गैर कर के द्वारा राजस्व प्राप्ति, ठीक है। कर के द्वारा मतलब टैक्स राजस्व और दूसरा गैर कर। अब इन दोनों को समझें, कर और गैर कर। कर का मतलब टैक्स, ये दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो प्रत्यक्ष कर होता है और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में अपन को पता है कौन सा, जैसे इनकम टैक्स आ जाता है, और कंपनियों पे जो टैक्स लगता है वो कॉर्पोरेट टैक्स इसके अंतर्गत, ठीक है। वहीं अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन कौन से कर आ जाते हैं, जैसे सीमा शुल्क वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है तब ये लगाया जाता है। वहीं दूसरा है उत्पादन शुल्क मतलब वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, उसके ऊपर जो शुल्क टैक्स लगाया जाएगा वो उत्पादन शुल्क कहलाएगा। इस तरह से हमारी राजस्व प्राप्तियां होती हैं। अब बात करें दूसरी टर्म जो थी, अब पैसा प्राप्त हुआ है वो खर्च करना है, राजस्व व्यय, ठीक है। अब राजस्व व्यय भी दो प्रकार से होता है, एक तो योजनागत और दूसरा गैर योजनागत। योजनागत और दूसरा गैर योजनागत। योजनागत मतलब सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं का, स्कीम्स का संचालन किया जाता है। जैसे पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी तो उसके लिए पैसा फिक्स है, इतना पैसा उसमें जाएगा वो फिक्स है, ठीक है। तो वो तो हो गए योजनागत। गैर योजनागत के अंतर्गत जैसे सरकार को पेंशन प्रदान करनी है, सरकार को वेतन प्रदान करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी खर्चे होते हैं, वेतन है, पेंशन है, रक्षा है, इस तरह से वो सब किस में आते हैं, गैर योजनागत के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, राजस्व घाटा कहलाएगा। और यही अपन से क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2023-24 में राजस्व घाटा कितना रहा है। तो ये याद रखना है, 38,955 करोड़ रुपए। 38,955 करोड़ रुपए इस बार 2023-24 में राजस्व घाटा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेवेन्यू डेफिशिएट कितना हुआ है, तो हमें टर्म याद रखनी होगी 38,955 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यहां से अपना आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही हमें एक टर्म होती है दूसरी, राजकोषीय घाटा। ये भी याद रखना होगा, जो कि कितना रहा है, 65,580 करोड़ रुपए, ठीक है। यह भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना रहा है, तो 65,580 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा रहा है, जो कि 4.3% है किसका, जीएसडीपी का। ये बात भी याद रखनी है। ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो राजकोषीय घाटा है वो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है, तो हमें पता होना चाहिए 4.31% रहा है जीएसडीपी का, ठीक है। तो 3 पॉइंट क्लियर हुए। राजस्व घाटा
38,955 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा 65,580 करोड़ रुपए, जो कि जीएसडीपी का 4.31% रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि अभी चर्चा करके आए हैं कि राजस्व प्राप्तियां के कैसे प्राप्त होती हैं, तो वो कुछ कर के माध्यम से, कुछ गैर कर के माध्यम से होती हैं। तो कर भी दो प्रकार का होता है, एक तो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, एक केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ वही दिया गया है कि केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्रीय सहायता, स्वयं का कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व के रूप में। तो सबसे ज्यादा जो राजस्थान सरकार को राजस्व प्राप्त होता है वो स्वयं के कर राजस्व से प्राप्त होता है। इसका मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, 1 नंबर पे ही आएगा स्वयं का कर राजस्व सबसे ज्यादा, फिर केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी है वो सब 2nd नंबर पे है। उसके बाद केंद्रीय सहायता, केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं, केंद्र सरकार से राज्य का जो हिस्सा आवंटित होता है वो केंद्रीय सहायता के रूप में, तो 3, 1 और गैर कर भिन्न राजस्व सबसे लास्ट में। तो ये राजस्व की जो राजस्व प्राप्ति है, इस तरह से सर्वाधिक राजस्व कहां से प्राप्त होता है? स्वयं के कर राजस्व से, फिर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, 3rd नंबर पर केंद्रीय सहायता और कर भिन्न राजस्व। तो 3, 1, 2, 4 देख लीजिए ऑप्शन 3, 1, 2, 4 ये रहा अपना बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितना कितना पैसा आवंटित हुआ है इसके तहत, और हो सकता है कि ये डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन का, हो सकता है इतना दे भी ना दे और डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन करके, कि सबसे ज्यादा जो राजस्व प्राप्ति है वो किससे है। तो हमें पता होना चाहिए जो राज्य का स्वयं का कर राजस्व है वहां से सर्वाधिक प्राप्ति हुई है। तो यहाँ तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्व व्यय को सेवावार उनके घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। राजस्व व्यय को किस प्रकार से खर्च किया गया है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। सरकार के द्वारा विभिन्न सेवाएं हैं, जैसे सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं हैं, इनमें पैसा राजस्व व्यय का खर्च किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है सर्वाधिक कहाँ व्यय किया जाता है, तो सर्वाधिक जो पैसा है वो सामाजिक सेवाओं में खर्च किया जाता है, सामाजिक सेवाओं में खर्च किया जाता है। और ये बजट का लगभग कितना 42% हिस्सा है वो सामाजिक सेवाओं में खर्च किया जाता है। सामाजिक सेवाओं के आप समझते हैं जैसे कि विभिन्न पेंशन योजनाएं चला रखी हैं सरकार ने, अनुसूचित जाति जनजातियों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रखी हैं, ठीक है, तो वो सामाजिक सेवाएं हैं। और वहां से बात करें स्वास्थ्य सेवाएं हैं। सामान्य सेवाओं में दूसरी बात आती है सामान्य सेवाएं। सामान्य सेवाओं में जो पैसा खर्च किया जाता है वो लगभग 32% है, ये भी लगभग अप्रोक्स है 42%, ये 32%। और तीसरा आता है अपनी कौन सा था, आर्थिक सेवाएं, ठीक है, तीसरा पॉइंट है आर्थिक सेवाएं। और आर्थिक सेवाओं में लगभग किया जाता है खर्च आपका 25%। तो 42%, 32% और 25% पैसा यहाँ खर्च हो गया, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो खर्चा है वो इनमें ही खर्च हो जाता है, बाकी अदर्स में, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन क्या है। सबसे पहले सामाजिक सेवाएं, और सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं ये तो गलत हो गया, आर्थिक सेवाएं ये ऑप्शन भी गलत हो गया, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सामान्य ये भी गलत हो गया, ये ऑप्शन राइट है सामाजिक सेवाएं, फिर सामान्य सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। आप देख लीजिए यहाँ से ये कितना था 42% था, ये 32% था, और ये अपना आर्थिक सेवाओं में 25% था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन इसका आंसर राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कीम बार बजट पर्व 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में रहा है। मतलब सरकार का जो बजट होता है वो विभिन्न सेक्टर्स में डिवाइड होता है कि कुछ पैसा कृषि क्षेत्र में जाएगा, कुछ पैसा उद्योग क्षेत्र में खर्च किया जाएगा, कुछ ऊर्जा के क्षेत्र में, कुछ ग्रामीण विकास में खर्च किया जाएगा, ठीक है, कुछ सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं में खर्च किया जाएगा। तो इस प्रकार स्कीम बार बजट पर्व 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में रहा है। जैसा कि अगली पिछले क्वेश्चंस में ही देखा था कि सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं में था, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं में था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगेन अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि सामुदायिक एवं सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, इसमें लगभग अपना 80,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाता है।
ठीक है, टर्म याद करने की जरूरत नहीं है कि लगभग कितना पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन सामाजिक और सामुदायिक जो सेवाएं हैं इसमें सर्वाधिक खर्च किया जाता है, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं में। ठीक है, और बात करें तो इसके बाद ऊर्जा क्षेत्र में दूसरे नंबर पर आता है ऊर्जा क्षेत्र। ऊर्जा क्षेत्र में लगभग खर्च किया जाता है 27,000 करोड़ रुपए। 27,000 करोड़ रुपए का खर्चा ऊर्जा क्षेत्र में किया जाता है। फिर बात आती है ग्रामीण विकास, तीसरे नंबर पर है इसमें ग्रामीण विकास। और ग्रामीण विकास के बाद कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में यह पैसा खर्च किया जाता है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक पैसा बजट में किस क्षेत्र में खर्च किया गया है 2023-24 में, तो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में। आप दूसरे क्षेत्र में देख सकते हैं ऊर्जा क्षेत्र में है, राजस्थान में जो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है उनका बेहतरीन काम चल रहा है, तो इसलिए ऊर्जा क्षेत्र में व्यय किया गया है। फिर तीसरा ग्रामीण विकास के रूप में, और चौथा कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में पैसा खर्च किया गया है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत किए जाने वाले ऋण की न्यूनतम और अधिकतम राशि क्या है? मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन गिवन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में हमसे पूछा गया है, तो जान लेते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है। ठीक है, तो ये एक आर्थिक सशक्तिकरण की योजना है। आर्थिक सशक्तिकरण, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। तो सबसे पहले स्टैंड अप इंडिया योजना कब प्रारंभ हुई ये देख लेते हैं। जैसा कि ये प्रारंभ हुई है आपके 5 अप्रैल को 2016। ठीक है, योजना कब प्रारंभ हुई, 5 अप्रैल 2016। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुई है। किसने चालू की है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय द्वारा ये चलाई गई है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें किस कौन कौन जो लाभार्थी हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में हम देखें। इसका लाभार्थी कौन है, लाभार्थी है इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को। महिला उद्यमी इसके लाभार्थी हैं। किस तरह से, इनको ग्रीन फील्ड में उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण की उपलब्धता कराई जाएगी। ठीक है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और तीसरा है महिला उद्यमियों को ग्रीन फील्ड के सेक्टर में अगर ये उद्यम स्थापित करती हैं तो इनको क्या है, ऋण उपलब्ध कराना है। फिर बात आती है कितना पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसके अंतर्गत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए, ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 लाख से 1 करोड़ रुपए, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये स्कीम के बारे में हमें याद रखना है। और ये पैसा है जो हमें 7 वर्षों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो योजना कब प्रारंभ हुई, 5 अप्रैल 2016 को। किस विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा संचालित है, वित्त मंत्रालय के द्वारा संचालित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ग्रीन फील्ड के क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी लिमिट 10 लाख से 1 करोड़ रुपए है और 7 वर्षों के लिए ये उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन में देखते हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है। तो मिनिमम कितना हो गया, मिनिमम हो गया 10 लाख रुपए और मैक्सिमम कितना हो गया, 1 करोड़ रुपए। ये याद रखना है, मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़। तो आप देख लीजिए, 5 लाख से 50 लाख रुपए नहीं, 5 लाख से 1 करोड़ रुपए, ये भी गलत है, 5 लाख नहीं है। 10 लाख से 50 लाख रुपए नहीं, 10 लाख ये रहा, न्यूनतम 10 लाख रुपए और अधिकतम 1 करोड़ रुपए, और अपना डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। जैसा कि हम देख चुके हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्ध कराना है स्टार्टअप के लिए। तो यहाँ से देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना नहीं,
लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना ये भी नहीं है। ध्यान रखना होगा अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। और अब देखो ऑप्शंस हैं वो बहुत क्लोज है, मतलब अगर अपने को नहीं पता है स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है तो अपन इसको जज नहीं कर सकते ऑप्शन के आधार पर, और अगर अपने को पता है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना संचालित की जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर अपना डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डीबीटी सलाहकार बोर्ड कब से प्रभावी है? डीबीटी सलाहकार बोर्ड, डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें सरकार के द्वारा विभिन्न पैसा प्रदान किया जाता है, सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो लाभार्थी को सीधे उसके खाते में पैसा पहुंचे, ठीक है। इसके लिए ये डीबीटी का गठन किया गया है, डीबीटी सलाहकार बोर्ड का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब ये डीबीटी सलाहकार बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, थोड़ा सा देखें इसके बारे में कि इसका जो अध्यक्ष होता है डीबीटी सलाहकार बोर्ड का वो होता है मुख्य सचिव। जो मुख्य सचिव राजस्थान होगा वो डीबीटी सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष होगा, और वहीं से इसका जो गठन किया गया है 5 अक्टूबर 2021 को, 5 अक्टूबर 2021 को डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव राजस्थान होंगे, ठीक है। इसका काम क्या है? जो डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर हो रहा है इस स्कीम्स को पहचानना, ठीक है, उनको कलेक्ट करना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना। तो हमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ये डेट याद रखनी है हमारे लिए। डेट इंपॉर्टेंट है कि डीबीटी सलाहकार बोर्ड कब से प्रभावी है, तो 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि इसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्य सचिव होगा, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, इस तरह के पंचायती राज मंत्री है, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज करेगा। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान प्रदेश को किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस बार का जो बजट था उसमें राजस्थान सरकार का लक्ष्य था कि राजस्थान की इकोनॉमी है उसको $350 बिलियन तक पहुंचाना है। $350 बिलियन पहुंचाना है, तो इसका जो लक्ष्य है वो कब तक है? वो है आपके 2028-29 तक, 2028-29 तक, और सिंगल ऑप्शन मिले तो आपको टिक करना है 2029 तक, ठीक है। या तो 2028-29 ऑप्शन में मिलेगा या आपको 2029 मिलेगा, तो इस तरह से अपना ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल पेंशन योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। अटल पेंशन योजना के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि इस योजना में पात्रता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 50 वर्ष है, और इसके अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थी को 60 वर्ष आयु प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम 1000 प्रतिमाह तथा अधिकतम 5000 रुपए प्रतिमाह की गारंटी शुदा पेंशन प्रदान की जाती है। नाम से क्लियर है कि पेंशन प्रदान की जाएगी, लेकिन किसको प्रदान की जाएगी? वृद्धजनों को प्रदान की जाएगी, संगठित क्षेत्र के मजदूरों को प्रदान की जाएगी, महिलाओं को प्रदान की जाएगी। तो ये हमें याद रखना होगा, जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको ये पेंशन प्रदान की जाएगी। किसको? इसका लाभार्थी कौन होगा? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इसके लाभार्थी होंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो पात्रता है, आयु की पात्रता रखी गई है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है, ठीक है। जैसा कि आप ऑप्शन में देखिए एक बार, पहला ही ऑप्शन है कि इस योजना में पात्रता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष दे रखे। ये तो सही है कि जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो 50 नहीं है, वो कितना है? 40 है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया अपना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि पेंशन मिलेगी, तो पेंशन कब मिलेगी? ये बात ठीक है, 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात मिलेगी। और कितनी पेंशन मिलेगी? इसकी जो मिनिमम अमाउंट होगा वो 1000 रुपये और मैक्सिमम 5000 रुपये की
पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तो इस स्कीम के बारे में हमें याद रखना है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है, जिसकी पात्रता कितनी है, 18 से 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने, 40 वर्ष की आयु के जो लोग हैं वो इसमें रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और 60 वर्ष की आयु के पश्चात, आयु पूर्ण होने के पश्चात इसमें मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम 5000 रुपये की पेंशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसमें पहला स्टेटमेंट अपना गलत हो गया था, और दूसरा स्टेटमेंट, पंजीकृत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये प्रतिमाह गारंटी शुदा पेंशन दी जाएगी। इसका मतलब सत्य कथन पूछा है तो सेकंड स्टेटमेंट अपना राइट है, इसका मतलब ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2024 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस नई श्रेणी को पेश किया गया जिसकी ऋण सीमा 10 लाख रुपए है। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मतलब वही पता होना चाहिए, मुद्रा मतलब लोन वगैरह, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, राज्य की इकोनॉमी है, स्टेट की इकोनॉमी है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये सारे काम योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, ये कब प्रारंभ की गई, ये स्कीम आपके प्रारंभ की गई है भाई 8 अप्रैल 2015 को, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार की योजना है। 8 अप्रैल 2015 को ये स्कीम प्रारंभ की गई, और इसके अंतर्गत ये है कि जो गैर कॉरपोरेट है, गैर कृषि क्षेत्र के लोग हैं, उनको व्यापार में हो, चाहे आपके खाद्य के क्षेत्र में हो, खाद्य के क्षेत्र में हो, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। तो बात करते हैं गैर कॉरपोरेट, ठीक है, गैर कॉरपोरेट, गैर कॉरपोरेट क्षेत्र, ठीक है, गैर कृषि क्षेत्र और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए पैसा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें कि जो ऋण की कैटेगरियां हैं उनको अपने को याद रखना है, और इसमें ऋण की 4 कैटेगरियां हैं। ठीक है, पहली है शिशु, दूसरा है किशोर, तीसरा है तरुण। ये जो 3 कैटेगरियां हैं वो पहले से ही थी। ठीक है, लेकिन इस बार के बजट में सरकार ने एक नई कैटेगरी चालू की जिसका नाम था तरुण प्लस। अब इसमें कितना कितना पैसा दिया जाता है ये हमें याद रखना होगा। शिशु के अंतर्गत 50,000 रुपए तक प्रदान किए जाते हैं। किशोर के अंतर्गत 50,000 से मिनिमम 50,000 से 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। शिशु के अंतर्गत 50,000 रुपए, किशोर के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, और तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, और एक नई कैटेगरी चालू की जो कि इंपॉर्टेंट है, तरुण प्लस। मतलब तरुण प्लस में कौन आएगा, जो तरुण से ऊपर होगा। इसका मतलब किसी ने जैसे 10 लाख रुपए का लोन लिया और इस 10 लाख रुपए के लोन को टाइमली जमा करा दिया, तो वो उसके लिए इस कैटेगरी में आ जाएगा, और इसके लिए 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा सरकार के द्वारा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये हमें चारों कैटेगरियां याद रखनी है कि योजना कब प्रारंभ हुई, 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुई। गैर कॉरपोरेट क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्र में, जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए इसमें ऋण प्रदान किया जाता है, जिसकी 4 कैटेगरियां हैं, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। शिशु के अंतर्गत 50,000 रुपए का तक का ऋण प्रदान किया जाता है, वहीं किशोर के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण है, तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख रुपए, और तरुण प्लस के अंतर्गत 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में पूछा गया अपन से कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत नई श्रेणी में पूछा है जिसकी ऋण सीमा 10 लाख रुपए, उसका नाम पूछा है। तो
ये 10 लाख रुपए तो थोड़ा इसने गलत कर दिया, नई श्रेणी में लिखना होगा इसको। 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। अधिकतम सीमा पूछी जानी चाहिए कि अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण किसके तहत प्रदान किया जाता है। तो आप नाम देखिए, शिशु प्लस, किशोर प्लस, तरुण प्लस और युवा प्लस। काफी क्लोज ऑप्शन है। तो तरुण प्लस के अंतर्गत 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है और अपना आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किशोर श्रेणी के अंतर्गत कितना ऋण प्रदान किया जाता है, कितनी राशि तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तो पहली श्रेणी कौन सी थी? शिशु। शिशु के बाद दूसरा था किशोर, जिसके अंतर्गत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता था। तो पहला ही ऑप्शन है, देखो 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। 5 लाख से 10 लाख तक का कहां था? ये तरुण था। और 10 लाख से 20 लाख रुपए तक कहां था? तरुण प्लस के अंतर्गत। और 50,000 रुपए से कम ये आपका शिशु कैटेगरी के अंतर्गत था। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने आप में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की बात करनी है कि क्या पूछा गया? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बात की गई है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो ये तो गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? एक दुर्घटना बीमा योजना है। ये कैसी है? एक दुर्घटना बीमा योजना है, दुर्घटना से संबंधित है। और इसके अंतर्गत दो कैटेगरीज हैं। एक तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वो पूर्णतः विकलांग हो जाता है। वहीं दूसरी कैटेगरी है आंशिक विकलांगता के अंतर्गत। जब मृत्यु हो जाएगी किसी की, दुर्घटना में मृत्यु होने पर इसमें 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है, 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया जाएगा। लेकिन आंशिक जो विकलांगता होगी उसके अंतर्गत इसमें 1 लाख रुपए तक का बीमा कवर है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, इस योजना का वार्षिक प्रीमियम 330 रुपए है, ये भी गलत है। इस योजना के अंतर्गत जो प्रीमियम राशि है, प्रीमियम राशि है वो 20 रुपए वार्षिक है, मात्र 20 रुपए है। 20 रुपए का प्रीमियम आप जमा कराइए और दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक जो विकलांगता है उसके अंतर्गत 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसके तहत 18 से 75 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र हैं, ये भी गलत है। इसकी में केवल 18 से 70 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति हैं वो पात्रता की जो आयु है, पात्रता आयु वो कितनी है? मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 70 वर्ष। 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के लोग इसमें रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं। अब तक तीनों स्टेटमेंट गलत। और इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख का कवर मिलता है, ये भी गलत है। हमें पता है दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितने का कवर मिलता है? 2 लाख का कवर मिलता है। इसका मतलब तो सारे स्टेटमेंट गलत हैं। और इसका राइट आंसर कौन सा कथन सत्य है? तो पहला सत्य नहीं है, दूसरा सत्य नहीं है, सभी कथन सत्य हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सभी कथन असत्य हैं, तो यहाँ से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो अपना आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में देखा आपने, ये एक दुर्घटना बीमा योजना है, ना कि एक स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अंतर्गत पूर्णतः विकलांगता या मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का प्रावधान है, जबकि आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख का प्रावधान है। प्रीमियम 20 रुपए वार्षिक है और पात्रता की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है इसका मतलब हुआ हमसे असत्य कथन के बारे में पूछा गया है और योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी के खाते खोले गए बैंकों में और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना था। वित्तीय सेवाओं तक, वित्तीय जो सेवा है उनको जन जन तक पहुंचाना सरकार का उद्देश्य था। तो सत्य नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछा गया हमसे। तो पहला स्टेटमेंट है, यह योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई। बिल्कुल 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की और 28 अगस्त 2014 को ये योजना प्रारंभ हुई। इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपना राइट है, ट्रू है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत खाता धारकों को 25,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। इसकी एक खास बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस योजना के तहत ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके खाते में पैसे नहीं है फिर भी आप पैसे निकाल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है। लेकिन जो ये लिमिट है 25,000 रुपए, ये गलत है। इस योजना के अंतर्गत लिमिट है ओवरड्राफ्ट की 10,000 रुपए, ये याद रखना होगा। 10,000 रुपए की लिमिट है, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। और इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा कवर 5 लाख रुपए है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पिछली स्कीम देखी थी जिसमें 20 रुपए का प्रीमियम था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो जिनके खाते हैं, जिन लोगों के खाते हैं उनको इसमें रजिस्टर्ड कर दिया गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। और इसमें फिर दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा, तो उस योजना के तहत तो कितने का मिलता है, 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। तो यहाँ से अपना ये भी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। और इसने हमसे पूछा क्या, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दूसरा और तीसरा कथन सत्य नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चंस हैं अपना कंप्लीट हुए और इस तरह से लगभग 33 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए हैं और पहला चैप्टर अपने कंप्लीट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम जो तीनों क्लास हुई हैं उनका एक समराइज तौर पर क्विक रिवाइज करेंगे एक सिंगल क्लास में, और उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।